प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं चित्तौड़ के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। भारत के राजपूताना के सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोमहर्षक, सबसे महान जगह की चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं। और अकबर के चित्तौड़ विजय अभियान को लेकर के बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं। इतिहास के विवरण भी वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए, और मैं इसमें बहुत ही प्रामाणिक संदर्भों का सहारा ले रहा हूं। मैंने मुगल कालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास इस बुक की मदद ली है। ये 1971 में इसका संस्करण आया था, 16 फरवरी 1971, और भारत के प्रसिद्ध इतिहास के विद्वान B.L. लूनिया जी की ये बुक है। आप इसे देख सकते हैं। अब इस बुक के आधार पर मैं अक्षरशः चित्तौड़ विजय अभियान और वहां से संबंधित घटनाओं को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चित्तौड़ का सिसोदिया वंश भारत के इतिहास में बहुत ही सम्मानजनक स्थान रखता है। इसी सिसोदिया वंश से महाराणा प्रताप हैं, इसी सिसोदिया वंश से राणा सांगा हैं। इन सब के बारे में मैं आपको समय रहते और बातें बताऊंगा। भारत का इतिहास जब प्रस्तुत किया गया तो कुछ बातें बड़ी अखरने वाली हमें लगते रहती हैं। हमेशा से ऐसा बार बार वर्णन होते रहता है किताबों में कि हम हार गए, हम में आपसी फूट थी, मतलब हमें पराजित रूप से दिखाया जाता है। हमारा शौर्य, पराक्रम, साहस, वीरता, उस पर गर्वपूर्वक चर्चा करने के बजाय हमारे पराजय के कारणों की समीक्षा होती है। और सच्चाई तो यह है कि भारत कभी भी किसी भी समय पूरी तरह से गुलाम नहीं रहा। स्वतंत्रता, राष्ट्र प्रेम, अपनी मिट्टी पर मरने की भावना, अपने को बलिदान कर देने की भावना हमारे रग रग में समाई रही, और उस पर हमें गर्व करना चाहिए और उस भावना को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अकबर को राष्ट्रीय शासक बताया जाता है, ठीक है, लेकिन महाराणा प्रताप और चित्तौड़ की उपेक्षा ये कहां तक उचित है? क्या उन्हें प्रांतीय शासक माना जाएगा? क्या उन्हें स्थानीय शासक माना जाएगा? और ये तर्क दिया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि मुगल काल के समय तो राष्ट्रीयता की भावना थी नहीं, तो कैसे फिर हम राष्ट्रीयता की भावनाओं को राजपूतों के संघर्ष में जोड़ेंगे? तो जब राजपूतों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, ये मध्य युग था, तो अकबर कहां से राष्ट्रीय शासक बन जाएगा? इन सब चीजों के बीच हमें एक संतुलन का वास्तविक दृष्टिकोण बिठाना होता है, और सबसे ज्यादा हमें अपने पूर्वजों के धैर्य, शौर्य, पराक्रम को गर्वपूर्वक समझना रहता है। कुछ ऐसी बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी जिसे हर भारतीय को जानना आवश्यक है। अंत तक जरूर देखें। मैं पहली बार कह रहा हूं अपने विद्यार्थियों को, देखिए, अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़ अभियान किया था। इतिहास की किताबों में ऐसी संक्षिप्त सी जानकारी दी जाती है। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग का घेरा डाल दिया। पेज नंबर 483, B.L. लूनिया की बुक। उसने अपना शिविर चित्तौड़ दुर्ग की पहाड़ी के उत्तर पूर्व की ओर लगाया और दुर्ग पर तोपों से आक्रमण करने और गोलाबारी करने के लिए 3 स्थानों पर विशाल तोपें लगाई। इन तीनों स्थानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। रणस्थल में अकबर के स्वयं उपस्थित रहने के कारण अकबर के घेरे में बराबर बड़ी कड़ी सरगर्मी बनी रही। 17 दिसंबर को मुगलों ने 2 विशाल सुरंगों में बारूद भरकर उन्हें उड़ा दिया। इससे दुर्ग का एक बुर्ज और दीवारें ध्वस्त हो गई, पर राजपूतों ने प्राचीर के टूटे फूटे मार्ग की मरम्मत कर डाली और दरारों को भरकर पहली जैसी दीवारें खड़ी कर दी तथा आक्रमणकारियों को पीछे ढकेल दिया। मतलब अकबर चित्तौड़ के किले को तोड़ने का प्रयास कर रहा है और राजपूत उस किले को बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। घटनाक्रम यह है कि अकबर ने जब चित्तौड़ पर हमला किया तो राणा उदय सिंह और उनके राज परिवार को चित्तौड़ के राजपूतों ने कहा कि आप बाहर से सक्रिय रहें, और उन्हें चित्तौड़ के मुख्य किले से बाहर भेजा गया, उदयपुर गीरवा के क्षेत्र में। और चित्तौड़ की रक्षा का भार जयमल और फतेह सिंह और अन्य राजपूतों ने अपने कंधों पर लिया। तो किले के अंदर जयमल और फतेह सिंह की सेना है। जयमल और फतेह सिंह के नेतृत्व में राजपूतों की सेना है, और किले के बाहर है अकबर और उसकी सेना। राजपूतों ने भी समान रूप से प्रभाव उत्पादक प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने भी अनेक मुगलों को धराशायी कर दिया और स्वयं अकबर को भी अनेक बड़े खतरे में डाल दिया, जिससे वह बाल बाल बचा। पर मुगल तोपों के निरंतर गोले बरसाने से दुर्ग प्राचीरों में कई दरारें पड़ गई थी। 23 फरवरी 1568 तारीख के साथ विवरण है। 23 फरवरी 1568 को मध्य रात्रि में
दुर्गपाल और प्रमुख सेनानायक जयमल राठौर अपने व्यक्तिगत निरीक्षण में दीवारों की टूट फूट की मरम्मत करवा रहा था। अकबर ने मसालों की रोशनी में उसकी राजकीय वेशभूषा और तेजस्वी स्वरूप देखकर उसे अधिकारी मानकर अपनी संग्राम नामक बंदूक से निशाना बांधकर बंदूक दाग दी। जयमल के मस्तक में गोली लगी और वह तत्काल मारा गया। उसकी मृत्यु से राजपूतों के उत्साह में कमी आई। दुर्ग की रक्षा और सेना के नेतृत्व का भार केलवा के 16 वर्षीय नवयुवक सिसोदिया सरदार फत्ता फतेह सिंह ने संभाला। अब आप फत्ता और उसके बलिदान की कहानी समझिएगा। फत्ता के पिता फतेह सिंह के पिता पहले ही मारे जा चुके थे और उसकी माता केवल अपने इकलौते पुत्र के पालन पोषण के लिए जीवित थी। उसने अपने पुत्र को केसरिया बाना पहनाकर चित्तौड़ की सुरक्षा के लिए कट मरने की आज्ञा दी। साथ ही उसने यह सोचकर कि कहीं उसका पुत्र उसकी माता से भी प्यारी आकृति अपनी पत्नी के मोह में पड़कर रणभूमि से पलायन कर केलवा का नाम कलंकित न कर दे। केलवा का सरदार है, केलवा का राजपूत है फतेह सिंह, इसलिए उसने अपनी पुत्र वधू को भी योद्धा के वेश से विभूषित कर स्वयं साथ लिए युद्ध के हेतु दुर्ग से बाहर आ गई। मतलब सेना का नेतृत्व न केवल फतेह सिंह बल्कि उनकी मां और उनकी पत्नी तीनों ने किया। और शेष राजपूत रानियां जो युद्ध नहीं कर रही थी उनके बारे में देखिए। फिर 23 फरवरी की रात्रि को अपने सतीत्व, सम्मान और शान की रक्षा के लिए राजपूत स्त्रियों ने दुर्ग में जौहर किया। अब इस जौहर के बारे में सुने। यह जौहर विशाल पैमाने पर किया गया था और 3 स्थानों पर संपन्न हुआ था। एक स्थान पर सिसोदिया, दूसरे स्थान पर राठौर और तृतीय स्थान पर चौहान राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। 3 राजवंश की स्त्रियों का जौहर था 1566-67 के चित्तौड़ के अकबर के हमले के समय। इसमें 9 रानियां, 5 राजकुमारियां और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ये तो राज परिवारों से संबंधित रानियों का विवरण हुआ। जागीरदारों और सामंतों की जितनी भी स्त्रियां दुर्ग में थी उन सब ने भी जौहर कर अपने आप को अग्नि के सामने या अग्नि को समर्पण कर दिया। सोचिए, हजारों की संख्या में राजपूत स्त्रियों का जौहर, राजपूत रानियों का जौहर। अब राजपूतों ने भी वीरता से युद्ध कर शान से मरने का निश्चय किया। अब सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं था, बात केवल उत्सर्ग और बलिदान की रह गई थी। ये भारत की गौरव गाथा है, जहां व्यक्ति शौर्य के आगे, अपने सम्मान के आगे, मातृभूमि की रक्षा के आगे किसी भी बात से घबराता नहीं। 24 फरवरी 1568 को राजपूतों ने दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार को खोल दिया और स्वयं केसरिया बाना पहने, हाथों में तलवार लिए अंतिम युद्ध के लिए बाहर निकल पड़े। फतेह सिंह भी अपनी माता और पत्नी के साथ सेना का नेतृत्व करते हुए स्वयं उपस्थित हो गया। मुगलों ने 300 विशालकाय उन्मत्त हाथियों को उनकी सूढ़ों में तलवारें देकर दुर्ग के प्रवेश द्वारों के सामने लाकर आक्रमण करने के लिए राजपूतों पर छोड़ दिया और अनेक मुगल सैनिकों ने भी प्राचीर की दरारों और प्रवेश द्वारों पर आक्रमण कर दिया। वीर राजपूत उन पर टूट पड़े और उन्होंने हाथियों के दांत पकड़कर उनमें से बहुतों की सूढ़ें काट डाली। ईश्वरदास चौहान नामक साहसी योद्धा ने मधुकर नामक एक विशाल हाथी का दांत एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से उसके मुंह में कटार डालकर उसे मार डाला। अनेक राजपूतों ने भी अद्भुत वीरता और शौर्य के अनेक कार्य युद्ध में किए। मुगलों की सेना और हाथी उनसे कई गुना अधिक थे। इससे दीर्घकाल तक राजपूत शत्रुओं का सामना नहीं कर सके। वीर फत्ता की पत्नी अपनी सास के सामने ही युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त कर गई। कुछ समय बाद फत्ता की माता भी रण क्षेत्र में शहीद हो गई। स्वयं फत्ता भी गोविंद श्याम मंदिर के समीप मारा गया। चित्तौड़ नगर की सड़कों और घरों में भी भयंकर युद्ध हुआ। चित्तौड़ की जनता भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा हर कीमत पर करना चाह रही थी। घरों और गलियों में शवों के ढेर लग गए। राजपूतों ने लड़ते लड़ते अपने मातृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। राजपूतों के इस कड़े मुकाबले से क्रोधित होकर अकबर ने जनसाधारण के कत्लेआम की आज्ञा दे दी। इसमें 3,000 का आंकड़ा है, 3 सहस्त्र निर्दोष नगर निवासी मार डाले गए। देखिएगा घटनाक्रम को। चित्तौड़ के इस घेरे में बहुसंख्यक राजपूत मारे गए थे। मृत राजपूतों की जनेऊओं को एकत्र कराकर अकबर ने अनुमान लगाया था कि कितने राजपूत मारे गए।
इन एकत्र की गई जनेऊओं का वजन 74.5 मन हुआ था। उस समय एक मन 4 सेर का होता था, अर्थात 276.197 किलोग्राम वजन। चित्तौड़ के कत्लेआम की स्मृति को ताजा रखने के लिए राजस्थान में 74.5 की संख्या को बुरा माने जाने लगा। राजस्थान में व्यापारी या साहूकार के पत्र पर 74.5 अंक लिख देने पर वह मुहर या सील का काम देने लगा, क्योंकि ऐसा माना जाने लगा था कि ऐसे अंक लिखित पत्र को जो खोलेगा उसे चित्तौड़ के मारने का पाप लगेगा। विजय के बाद अकबर ने हाथी पर सवार होकर चित्तौड़ के दुर्ग में प्रवेश किया और उसके बाद 3 दिन तक वह वहां रुका रहा। चित्तौड़ राज्य का एक सूबा बनाकर आसफ खां को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया गया। चित्तौड़ दुर्ग के प्रवेश द्वार के लगभग 3 मीटर के व्यास के वो नगाड़े, जिनकी गूंज कई किलोमीटर तक चारों ओर राणा और राजकुमारों के आगमन और गमन को घोषित करती थी। राजवंश की देवी कालिका माता के मंदिर के सुंदर दीपदान और चित्तौड़ दुर्ग के प्रमुख प्रवेश द्वार के विशाल आकर्षक द्वार अकबर ने उखड़वा दिए और इन विजय चिन्हों को साथ लेकर वह चित्तौड़ से अजमेर होता हुआ आगरा पहुंच गया। पर असली घटनाक्रम अभी भी बाकी है। चित्तौड़ अकबर पूरी तरह से कभी नहीं जीत पाया। राणा उदय सिंह चित्तौड़ से बाहर थे, महाराणा प्रताप चित्तौड़ से बाहर थे। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में आपने कभी कुछ न कुछ सुना होगा। ये 1567-68 का घटना है, घटनाक्रम है। राजपूतों के अमित शौर्य और बलिदान की दास्तां है। यहां से लेकर 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध और वहां से लेकर 20 वर्ष और आगे तक 1597 तक, जहां पर महाराणा प्रताप के बलिदान की कहानी आती है। उनके प्राण न्यौछावर हो जाते हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते जंगल में धनुष से ही घायल होकर। वहां तक निरंतर चित्तौड़ का मुगलों से संघर्ष चला और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद के 20 वर्षों में भी अकबर और राणा प्रताप के बीच निरंतर संघर्ष हुआ। अकबर स्वयं सामने नहीं आया, लेकिन उसने अनेक सेना नायकों को महाराणा प्रताप से संघर्ष के लिए भेजा। हल्दी घाटी के युद्ध की हकीकत क्या थी, उसके बाद के 20 वर्षों में कैसे और कितने युद्ध हुए, ये सब बलिदान गाथा मैं आपको फिर अगले वीडियो में बताऊंगा। इस राजपूतों के सम्मान को आपने पढ़ा होगा, कर्नल टाड ने लिखा है, जो अंग्रेजों की तरफ से राजस्थान का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किए गए थे। उन्होंने ब्रिटिश समय में लिखा कि जयमल और फत्ता, इन दोनों वीरों का नाम मेवाड़ के बच्चे बच्चे की जिह्वा पर है और जब तक राजपूतों के पास अपनी वीरता और उत्तरदायित्व का थोड़ा सा भी अंश रहेगा या प्राचीन स्मृतियों की एक चिनगारी भी शेष रहेगी, तब तक इन दोनों वीरों का सम्मान होता रहेगा। चित्तौड़ के तेज, चित्तौड़ के शौर्य को नमन करते हुए मैं वीडियो को यहीं पर विराम दे रहा हूं। फिर बहुत जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।